Yes. Today I will start with the chapter that is ruling the countries. Yes. इसमें सबसे पहले बच्चे आपको याद होगा that East India Company that was given Diwani right. ठीक है, तो you have to remember the important date. On which date they were given right of Diwani. राइट ऑफ दीवानी, दीवान बना दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है, दीवान। और ईस्ट इंडिया कंपनी एट दैट टाइम वाज ड्यूरिंग 1765 वाज कंट्रोल्ड बाय रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव ही वाज गिवन द राइट ऑफ दीवानी बाय मुगल एम्परर। ठीक है, उस टाइम में जो मुगल एम्परर थे उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के दीवान किसको बनाया? रॉबर्ट क्लाइव। और किन एरियाज से इनको रेवेन्यू कलेक्ट करने के जो है वो राइट्स दिए? बंगाल, बिहार, ओडिशा। ठीक है, मेन आपने 3 ये स्टेट्स याद रखनी है, बंगाल, बिहार एंड ओडिशा। यानी कि इन 3 स्टेट से रेवेन्यू या टैक्स कलेक्ट करने का राइट जो है वो किसको दिया? ईस्ट इंडिया कंपनी। और उनको क्या बना दिया? दीवान। कंपनी जो है वो क्या बन गई? दीवान। दीवान का मतलब क्या है? राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू, राइट टू कलेक्ट मनी। ठीक है, अब कंपनी जब दीवान बन गई, अब हमने ये बताना है कि जब कंपनी दीवान बनी तो कंपनी इस फाइनेंस को, मनी को कैसे यूटिलाइज कर सकती थी? ठीक है, तो कंपनी को क्या फायदा हुआ ये भी वैसे हमने डिस्कस किया हुआ है, बट इस चैप्टर के लिए जो बेस है वो मैं आपको बता रही हूँ। नंबर 1, कंपनी बिकेम चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर। यानी कि नंबर 1 उसको फाइनेंशियल जो है वो सपोर्ट मिला। उनकी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई। कंपनी बिकेम चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द 3 टेरिटरीज। कौन सी टेरिटरीज? बंगाल, बिहार एंड ओडिशा। यानी कि फाइनेंशियल कंट्रोल मिल गया। फाइनेंशियल कंट्रोल का मतलब क्या होता है? इन तीनों स्टेट्स में से फाइनेंस कलेक्ट करने का जो है वो कंट्रोल। देन सेकंड जो था, अब कंपनी जो है वो रेवेन्यू, कंपनी कैन कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम दीज स्टेट्स। कंपनी अब जो है वो क्या कलेक्ट करेगी? इन तीनों स्टेट से रेवेन्यू कलेक्ट करेगी। और इसको कैसे ऑर्गेनाइज करना है, दैट वाज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंपनी। ठीक है, इस रेवेन्यू को कलेक्ट करने से कंपनी के जो एक्सपेंसेस थे, जो खर्चे थे वो पूरे हुए। अब कंपनी के पास मनी की कमी नहीं, उनके जो भी डेली एक्सपेंसेस थे वो इस रेवेन्यू और फाइनेंशियल जो तीनों स्टेट से रेवेन्यू कलेक्ट होता था वो उससे फुलफिल होता। नेक्स्ट आपको ये भी पता होना चाहिए कि कंपनी जो थी उसको एक्सपेंसेस या मनी क्यों चाहिए थी? क्योंकि कंपनी एक ट्रेडिंग कंपनी थी। ठीक है, उनको बाय और सेलिंग के लिए कंपनी का मेन टारगेट क्या था? इंडिया में क्लोथ, सिल्क जो है उसको खरीदना और फॉरेन कंट्रीज में बेचना। तो अल्टीमेटली ये जो उसके एक्सपेंसेस थे, जो ट्रेडिंग उनके जो एक्सपेंसेस थे वो भी इस दीवानी राइट के कारण जो है वो काफी फुलफिल हुए। तो अल्टीमेटली हम ये कहते हैं कि कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट मिलने से बहुत बेनिफिट मिला। ठीक है, अब हमने ये इस चैप्टर में हमने ये बताना है, ये सारा जो है ये पिछले चैप्टर्स में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अगले चैप्टर में हमने बताना है कि रूलिंग द कंट्री साइड। रूलिंग द कंट्री साइड का मतलब क्या होता है कि अब उन्होंने कंट्री साइड, वैसे देखा जाए तो कंट्री साइड हम कहते हैं विलेज एरियाज। ठीक है, तो कंट्री साइड का मतलब होता है कि किस तरह से आसपास के विलेज एरिया से रेवेन्यू कैसे कलेक्ट किया गया, वो हमने इसमें मेन बताना है कि कंपनी ने कैसे प्लान किया कि उनके फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो हैं वो ऑन इंक्रीज हो, रेवेन्यू इंक्रीज हो। रेवेन्यू इंक्रीज होगा तो उनके एक्सपेंसेस जो हैं वो बैलेंस होंगे, और बैलेंस होंगे तो वो क्या कर सकते हैं? दे कैन बाय एंड दे कैन सेल द प्रोडक्ट्स विच दे वांट, जो वो चाहते हैं। ठीक है, और इस तरह से कंपनी जो है उन्होंने इंडिया में रहकर अलग अलग पॉलिसीज बनाना शुरू किया। अब इस चैप्टर में हमने बच्चे यही पॉलिसीज पढ़नी है कि ब्रिटिशर्स ने हमारी कंट्री में रेवेन्यू लेने के लिए कौन कौन सी पॉलिसीज बनाई, और
दूसरा हमें ये पता होना चाहिए कि अभी भी कंपनी जो थी उसको इंटरेस्ट था ट्रेडिंग में। मेन कंपनी का जो इंटरेस्ट था दैट लाइज इन ट्रेडिंग बिजनेस। उनको सिर्फ 3 स्टेट्स का रेवेन्यू जो है वो कलेक्ट करने का राइट मिला, लेकिन अभी भी कंपनी का जो मेन इंटरेस्ट था वो ट्रेडिंग में था। ठीक है, उनकी मेन डिमांड्स क्या थी? वो हमारी इंडिया में रहकर वो कौन सी चीजें मेन खरीदना चाहते थे? कॉटन एंड सिल्क, क्योंकि इन दोनों आइटम्स की फॉरेन में बहुत डिमांड। कंपनी यहाँ से चीप कॉटन और चीप सिल्क जो है वो यहाँ से खरीदती थी और फॉरेन कंट्रीज में बेचती थी, और उसका जो प्रॉफिट था दैट वाज केप्ट बाय द कंपनी। और इसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुछ स्टेट्स को बहुत ज्यादा जो है वो एक्सप्लॉइट की। उसमें से सबसे ज्यादा कौन सी स्टेट जो है वो सफर की? दैट इज बंगाल। बंगाल इकोनॉमी सफर्ड अ लॉट। बंगाल में लोगों को बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, क्राइसिस फेस करने पड़े। रीजन क्या था? कि बंगाल के जो आर्टिसंस थे, जो कपड़ा बनाते थे, उनको फोर्स किया जाता था कम रेट पे कॉटन बेचने के लिए। आप खुद सोचो कि जो बंगाल के फार्मर्स थे उनको इस चीज के लिए फोर्स किया जाता था कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी को कम रेट पे कॉटन बेचें, और कम रेट पे अगर वो बेचेंगे तो बंगाल में जो फार्मर्स थे या आर्टिसन थे उनके पास क्या बचे? और इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि बंगाल के जो आर्टिसंस थे, जो कपड़ा बनाते थे या जो सिल्क बनाते थे, उनको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी थी, क्योंकि दे वर compelled to sell their cotton and silk at very low prices to East India Company. अब जब फार्मर्स के पास मनी ही नहीं होगी, क्योंकि उनको पेमेंट नहीं दी जाती थी और बहुत लो कॉस्ट पे दी जाती थी, तो दे वर अनएबल टू पे रेवेन्यू या टैक्स। अब जब वो टैक्स नहीं पे कर पाएंगे, रेवेन्यू नहीं पे कर पाएंगे, तो दे वर एक्सप्लॉइटेड, उनको एक्सप्लॉइट किया गया, दे वर टॉर्चर्ड। और ऊपर से एक नेचुरल कंडीशन 1770 के आसपास फेमाइन अकर्ड। फेमाइन क्या होती है? डिजास्टर्स। एक नेचुरल डिजास्टर होता है जिसमें शॉर्टेज ऑफ रेनफॉल, पानी की कमी के कारण क्या होता है? क्रॉप्स जो है प्रॉपरली प्रोडक्शन नहीं हो पाई। क्रॉप्स नहीं प्रोडक्शन होगी, कॉटन नहीं होगी, तो कपड़ा नहीं बनेगा, और कपड़ा नहीं बनेगा तो वो बेच नहीं सकेंगे, और बेच नहीं सकेंगे तो रेवेन्यू होगा। तो इसके कारण हम ये कह सकते हैं कि ये सारी जो प्रॉब्लम थी बंगाल एरिया में फेस की गई, और ये बंगाल एरिया में रेवेन्यू कलेक्ट करने का जो मेन राइट था वो किनके पास था? ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान बनाया गया था। अब कंपनी के सामने प्रॉब्लम क्या थी? हाउ टू इंक्रीज द रेवेन्यू, कि रेवेन्यू रिसोर्सेज को कैसे इंक्रीज किया जाए। उनके लिए इंडिया में डेवलपमेंट करना उनका मेन मोटिव नहीं था। उनका मेन मोटिव क्या था? कि वो अपने फाइनेंशियल सोर्सेज को कैसे इंक्रीज कर। तो अब इम्प्रूवमेंट, अब उनको याद आया कि कंट्री में इम्प्रूवमेंट की जाए। ठीक है, एग्रीकल्चर में इम्प्रूवमेंट की जाए, और किस तरह से इम्प्रूवमेंट की जाए, और इसके लिए उन्होंने कौन कौन सी पॉलिसीज बनाई वो हमने इस मेन चैप्टर में हमने लर्न करनी है। विच वर द पॉलिसीज अडॉप्टेड या इम्प्रूवमेंट, कौन कौन सी इम्प्रूवमेंट जो है वो एग्रीकल्चर में हुई। इसके लिए बच्चे आपने 3 मेन पॉलिसीज जो हैं वो लर्न करनी है। परमानेंट, पहले वर्ड याद करो, परमानेंट। ठीक है, फिर सेकंड जो मेन पॉलिसी थी दैट इज महलवाड़ी, एंड थर्ड इज रैयतवाड़ी। ये 3 पहले नेम याद करो, परमानेंट सेटलमेंट, महलवाड़ी सेटलमेंट एंड रैयतवाड़ी सेटलमेंट। ठीक है, अब किस तरह से एग्री, ये तीनों जो थी वो एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड थी एंड वाज रिलेटेड टू रेवेन्यू, रेवेन्यू पॉलिसी।
इन तीनों के पीछे कंपनी का मेन मोटिव क्या था? टू इंक्रीज रेवेन्यू एंड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर इन इंडिया, क्योंकि अगर एग्रीकल्चर इंप्रूव होगी तो ही रेवेन्यू बढ़ेंगे। अब हम वन बाय वन इन तीनों सेटलमेंट को डिस्कस करेंगे। आपको कोई भी जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन इन सेटलमेंट के रिगार्डिंग आ सकता है। व्हाट डू यू नो अबाउट परमानेंट सेटलमेंट, एक्सप्लेन इन डिटेल। व्हाट डू यू नो महलवाड़ी एंड व्हाट डू यू नो रैयतवाड़ी। परमानेंट वर्ड नाम से ही पता लगता है फिक्स, फिक्स्ड रेवेन्यू, ठीक है। महलवाड़ी, महल, यहाँ पे महल का मतलब पता क्या है? महल, आप महल का मतलब आप अगर जानोगे तो महल आप कहोगे कि मैम महल का मतलब है पैलेसेस, है ना, लेकिन यहाँ पे महल का मतलब क्या है? विलेज और ग्रुप ऑफ विलेज, ठीक है। नेक्स्ट इज रैयतवाड़ी। रैयत वर्ड, यहाँ पे रैयत मतलब कौन है? रैयत, रैयत का मतलब क्या है? कल्टीवेटर। कल्टीवेटर कौन होते हैं? जो कल्टीवेट करते हैं लैंड, जो खेती करते हैं। तो अल्टीमेटली ये तीनों सेटलमेंट जो थी वो रेवेन्यू या एग्रीकल्चर या विलेज एरिया से रिलेटेड। पहले सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे परमानेंट सेटलमेंट। क्या थी परमानेंट सेटलमेंट? ठीक है, हाँ जी। परमानेंट सेटलमेंट जैसे मैंने बताया, नाम से ही पता लगता है बच्चे, परमानेंट मींस फिक्स्ड, यानी कि इसमें रेवेन्यू को फिक्स कर दिया गया। ठीक है, कैसे फिक्स किया गया? दिस सेटलमेंट वाज स्टार्टेड बाय ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, मेन ये कौन से ईयर में स्टार्ट हुई? 1793। सबसे पहले इसका इंपॉर्टेंट ईयर याद रखो, कौन से ईयर में इसको स्टार्ट किया गया? 1793। परमानेंट सेटलमेंट वाज स्टार्टेड बाय ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1793। ठीक है, इस सेटलमेंट के अंडर जितने भी इन एरियाज, जिन एरियाज के दीवानी राइट कंपनी को मिले थे, उन एरियाज में जितने भी किंग्स थे, या एक और वर्ड यहाँ पे आपने याद रखना है, तालुका। ये एक पुराना विलेज नेम है। तालुका का मतलब होता है एरिया। तालुका, पुराने टाइम पीरियड में हमारे इंडिया में विलेजेस, ग्रुप ऑफ विलेजेस को तालुका, तालुका कहते थे, ग्रुप ऑफ विलेजेस कह लो। जैसे मैंने आपको बताया ना महलवाड़ी, कई एरियाज में इसको महल कहते थे, कई एरियाज में तालुका कहते थे, कई एरियाज में डिस्ट्रिक्ट कहते थे। ठीक है, तो अलग अलग नाम थे, कई एरियाज में प्रोविंस कहते थे, तो अलग अलग नाम थे। तो तालुका का मतलब होता है एक पर्टिकुलर एरिया, जिस एरिया से रेवेन्यू कलेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किनकी थी? कंपनी। अब कंपनी खुद रेवेन्यू कलेक्ट करने में इंटरेस्टेड नहीं। कंपनी के जो रूलर्स थे वो नहीं चाहते थे कि वो घर घर जाकर रेवेन्यू कलेक्ट करें, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं था। दे वर इंटरेस्टेड इन बिजनेस, वो बिजनेस पे ज्यादा फोकस करना चाहते थे। उनको था कि रेवेन्यू कलेक्ट करना जो है, ठीक है, उसके लिए उन्होंने क्या किया? तालुका, तालुका से ही नाम जो है तालुकदार। तालुकदार का मतलब एक पर्टिकुलर पर्सन को उस एरिया का हेड बना दिया गया, जो कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव होगा। ठीक है, उसको क्या कहा गया? तालुकदार। ये याद रखो, परमानेंट सेटलमेंट के अंडर तालुका का जो एरिया था वो किसको दे दिया गया? तालुकदार। वो इंडियन भी हो सकता था जो कंपनी को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि अब कंपनी मैन खुद जाकर रेवेन्यू कलेक्ट नहीं करेंगे, बल्कि तालुकादार जो है वो रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे और किसको देंगे? कंपनी। और बहुत से ऐसे जो किंग्स थे एंड किंग्स, तालुकादार एंड किंग्स, इनको क्या बना दिया गया? जमींदार। तो पुराने टाइम पीरियड में ना, जिस टाइम की हम बात करें 1793 में, जमींदार एक ऐसी पोस्ट थी जिसकी बहुत रिस्पेक्ट थी। जमींदार का मतलब क्या है? जिनके पास जो किंग्स थे या तालुकादार थे उनको जमींदार कहा जाता था, यानी कि इनके अंडर जो लैंड है उस लैंड से रेवेन्यू कलेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दे दी गई।
और इस सिस्टम को क्या कहा जाता है? जमींदारी सिस्टम भी कहा जाता है। जमींदारी सिस्टम, परमानेंट सिस्टम भी कहा जाता है, जमींदारी सिस्टम। जमींदारी का मतलब क्या होता है कि कुछ किंग्स को, तालुकादार्स को रिप्रेजेंटेटिव्स बना दिया गया ताकि वो कंपनी की तरफ से रेवेन्यू कलेक्ट करें और कंपनी को डिपॉजिट करें, कंपनी को पे करें। अब ये क्या करते थे? पहले पॉइंट में आपने बताना है कि किनको रिप्रेजेंट बना दिया गया। सेकंड फिर आपने ये बताना है दैट दे कलेक्टेड रेंट, यानी कि वो अपने अंडर आने वाले जितने भी फार्मर्स थे उनसे रेंट लेते थे, रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, जितने भी पीजेंट्स थे उनसे रेवेन्यू कलेक्ट करते थे एंड कंपनी को पे करते थे एंड पे टू कंपनी। ठीक है, यस। देन इसके बाद नेक्स्ट आपने ये बताना है, नेक्स्ट पॉइंट, दिस अमाउंट वाज फिक्स्ड परमानेंट, यानी कि एक बार जो अमाउंट फिक्स कर दी गई उसको चेंज नहीं किया जाता। यानी कि एक बार जमींदारी सिस्टम में जिस विलेज एरिया में या जिस फार्मर से, फॉर एग्जांपल अगर किसी फार्मर को इतनी परसेंट जो है वो अमाउंट दे दी गई है कि उसने इतना ही रेंट पे करना है, तो वो थ्रू आउट फिक्स कर दी गई, वो चेंज नहीं किया जाता। अब आप खुद सोचो कि अगर किसी साल फेमाइन होंगे या बारिश नहीं होगी तो उस पर्टिकुलर ईयर में फार्मर्स जो है वो रेंट कैसे देंगे? इसका मतलब क्या है कि इस परमानेंट सेटलमेंट से कई फार्मर्स को बहुत लॉस हुआ, क्योंकि अगर उनकी क्रॉप्स प्रोडक्शन प्रॉपर नहीं होती थी किसी पर्टिकुलर ईयर में, लेकिन उनको रेंट जो था वो फिक्स देना पड़ता था। आप ये सोचो कि अगर आप किसी को अपना घर रेंट पे देते हो, सपोज आप उसको बोलते हो कि हर मंथ इस पर्सन ने आपको 12,000 देना। प्रबल आपकी वीडियो या तो ऑफ करो बच्चे। हाँ जी, अगर किसी पर्सन ने रेंट जो है वो हर मंथ 12,000 देना है तो वो 12,000 ही होगा। अगर वो किसी मंथ, सपोज अगर वो किसी और स्टेट में चला गया या फॉरेन कंट्री चला गया तो उसका फिक्स रेंट माना जाएगा। अगर वो घर में रहा तो भी देगा, अगर नहीं रहा तो भी देगा। इसका ये मतलब है कि रेंट जो है वो फिक्स कर दिया गया, इसको परमानेंट कर दिया। ठीक है, देन नेक्स्ट फिर आपने बच्चे इसमें बताना है दैट मेन मोटिव, इसमें मोटिव क्या था कंपनी का? कंपनी का मेन मोटिव क्या था? टू एंश्योर रेगुलर फ्लो ऑफ रेवेन्यू, ताकि कंपनी को आने वाली मनी ना रुके। कंपनी मैन जो है वो बिना किसी टेंशन के बिजनेस करते रहे और रेवेन्यू कलेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने किनको दे दी? जमींदार। जमींदार उन्होंने किनको बना दिया? जो उनकी स्टेट के अंदर छोटे छोटे किंग्स थे, जो फेथफुल थे, जो उनको फॉलो करते थे, या तालुकदार बना दिया उनको कि जो उनके लिए रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। ठीक है, देन इसके अलावा कंपनी जो थी वो ये भी इंश्योर करती थी कि जो जमींदार हैं दे विल इम्प्रूव द एग्रीकल्चर इन देयर ओन एरियाज, कि वो अपने अपने एरिया में इंप्रूवमेंट करें, क्योंकि जो जमींदार ज्यादा रेवेन्यू देगा उसकी जो प्रायोरिटी है, उसकी रेपुटेशन कंपनी के लिए उतनी ही अच्छी बनेगी। इस तरह से ये जो जमींदार थे ये अपने अपने एरियाज में इंप्रूवमेंट करते थे ताकि एग्रीकल्चर सेक्टर को और ज्यादा डिवेलप किया जाए, और कंपनी टाइम टू टाइम उनको इंप्रूवमेंट्स के बारे में बताते भी, ताकि किस तरह से वो अपने अंडर आने वाले एरियाज को किस तरह से पूरी तरह से इंप्रूव करें। तो दैट वाज कॉल्ड परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। फिर से मैं आपको बताती हूँ, इट वाज फिक्स्ड, रेवेन्यू वाज फिक्स्ड, इट वाज अ काइंड ऑफ रेवेन्यू पॉलिसी that was started by in 1793 by company, East India Company. In this policy, तालिकास और तालुकदार and king they were made जमींदार। ठीक है, उनको जमींदार बना दिया गया and their main duty was to collect rent and to pay the revenue to the company, and this was fixed amount या fixed थी। और अगर किसी पर्टिकुलर ईयर में क्रॉप फेलियर हो जाता था, फेमाइन अक्सर होते थे, तो दैट वाज फिक्स्ड, उनको माफ नहीं किया जाता था या रिमिट नहीं किया जाता था। एंड मेन मोटिव आपने बताना है, द मेन मोटिव ऑफ दिस परमानेंट सेटलमेंट वाज टू एंश्योर रेगुलर फ्लो ऑफ रेवेन्यू टू कंपनी। ठीक है, एंड टू एनकरेज जमींदार, कंपनी साथ साथ जमींदार को एनकरेज भी करती थी कि अपने अपने एरियाज में एग्रीकल्चर को इंप्रूव करें ताकि मैक्सिमम रेवेन्यू जो है वो जनरेट किया जा सके। दैट वाज कॉल्ड परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। लेकिन इसमें बहुत सी प्रॉब्लम्स आई। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम्स साथ में डिस्कस करेंगे कि प्रॉब्लम्स क्या थी इस सिस्टम के अंदर। नो डाउट इस सिस्टम के अंदर कंपनी को स्टार्टिंग में काफी बेनिफिट हुआ, बट सम प्रॉब्लम्स वर देयर। अब हमने बताना कि प्रॉब्लम्स क्या थी। जमींदार जो थे
स्टार्टिंग में तो उन्होंने इंप्रूवमेंट की तरफ ध्यान दिया, लेकिन अल्टीमेटली धीरे धीरे दे शोड लैक ऑफ इंटरेस्ट। फर्स्ट पॉइंट आप बताओगे, लैक ऑफ इंटरेस्ट इन इंप्रूवमेंट। क्योंकि उनको ये लग रहा था कि वो सारा रेवेन्यू कलेक्ट करके ब्रिटिश गवर्नमेंट को दे रहे हैं, अल्टीमेटली उनको उतनी ही अमाउंट मिल रही है, उनको बेनिफिट ज्यादा नहीं मिल रहा। अगर वो इंप्रूवमेंट और ज्यादा भी करते हैं तो बेनिफिट तो सारा कंपनी को जा रहा है। तो धीरे 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 जमींदार जो थे दे शोड लैक ऑफ इंटरेस्ट इन इम्प्रूवमेंट ऑफ द लैंड। उन्होंने लैंड को इम्प्रूव करने में कुछ खास इंटरेस्ट शो नहीं किया। दे स्पेंट लेविश लाइफ। जमींदार बना देना, सोसाइटी में एक अलग स्टेटस दे देना, और वो खुद जो थे वो फार्मर्स के पास नहीं जाते थे, वो फार्म्स में कभी नहीं जाते थे। उन्होंने आगे रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए कुछ पर्सन्स को रख लिए, और इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जमींदारी सिस्टम का जो मेन मोटिव था ब्रिटिशर्स का स्टार्ट करने का, वो उतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाए। सेकंड, हाई रेवेन्यू। रेवेन्यू वाज वेरी हाई, मैंने आपको बताया ना फिक्स था, और धीरे 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 लोगों को, यानी कि जो फार्मर्स थे या पीजेंट्स थे, दे वर नॉट एबल टू पे दिस रेवेन्यू आल्सो। उनको रेवेन्यू देना बहुत मुश्किल था, क्योंकि परमानेंट होता था, और जिस साल बारिश नहीं होती थी और जिस साल क्रॉप प्रोडक्शन प्रॉपर नहीं होती थी, उनके पास इतनी इनकम नहीं होती थी कि वो प्रॉपर रेंट जो है वो पे कर। तो दैट वाज डिफिकल्ट टू पे, इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर द फार्मर्स टू पे द फिक्स रेवेन्यू। ठीक है, देन सपोज अगर कोई पर्सन रेवेन्यू नहीं दे पाता, ठीक है, तो दे हैव टू लॉस्ट देयर फार्म्स। अगर पीजेंट्स और फार्मर्स रेंट नहीं दे पाते थे तो उनके फार्म्स उनसे ले लिए जाते थे। तो ये परमानेंट सेटलमेंट का लॉस सबसे ज्यादा किनको हुआ? कॉमन पीपल। क्योंकि अगर वो रेंट नहीं दे पाएंगे तो उनके फार्म्स, उनका जो एक राइट था फार्मिंग का, वो उनसे ले लिया जाता था। ठीक है, देन इसके बाद धीरे धीरे जब ब्रिटिशर्स को ये लगा कि जमींदार जो हैं वो लेविश लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, तो उन्होंने जमींदारी का ऑक्शन शुरू कर दिया। ऑक्शन, ऑक्शन का मतलब क्या होता है? किसी पर्टिकुलर डे सभी एरिया के बहुत से इंपॉर्टेंट जो हैं वो रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाकर जो जमींदार उस एरिया से सबसे ज्यादा रेंट देने का प्रॉमिस करेगा, जमींदारी उससे लेकर उसको दे दी जाती थी, शिफ्ट कर दी जाती थी। इसका मतलब क्या है कि पुराने साल में, यानी कि लास्ट ईयर में जो जमींदार होगा, नेक्स्ट ईयर में जमींदारी सिस्टम चेंज कर दिया जाता था। जो पर्सन हाई रेंट देने का प्रॉमिस करता था अकॉर्डिंग टू फिक्स बाय कंपनी, उस पर्सन को जमींदारी दे दी जाती थी। इसका मतलब क्या होता है? ऑप्शंस का मतलब होता है नीलामी करना, यानी कि जो पर्सन हाईएस्ट जो है वो फिक्स परमानेंट रेवेन्यू देने का प्रॉमिस करेगा उस पर्टिकुलर एरिया से, दीवान या जमींदारी राइट उसको दे दिया जाता था। और इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जमींदारी सिस्टम जो था, जो मोटिव ईस्ट इंडिया कंपनी का था, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। और कुछ जमींदार जो थे वो खुद एग्रीकल्चर नहीं करते थे, वो आगे ये जो लैंड थी वो टेनेंट्स, टेनेंट्स का मतलब क्या होता है? रेंट पे दे देना लैंड, रेंट पे लैंड दे देते, अपनी लैंड को किसी और को रेंट पे दे देना। यानी कि बहुत से ऐसे जमींदार थे जिन्होंने आगे अपनी लैंड किसी और को रेंट पे दे दी एग्रीकल्चर करने की, और वो निश्चिंत हो गए कि वो अब एग्रीकल्चर वहां पे नहीं कर पाएंगे, और जो काम है वो टेनेंट्स करेंगे, और टेनेंट्स से उनको क्या मिलता रहेगा? रेंट मिलता रहेगा। तो अल्टीमेटली बहुत से जमींदार जो थे उन्होंने परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम में जो है वो इंटरेस्ट नहीं शो किया, जिसके कारण धीरे धीरे ये सेटलमेंट जो थी वो सक्सेसफुल नहीं हुई। तो दीज वर द प्रॉब्लम्स दैट वर फेस्ड ड्यूरिंग द परमानेंट सेटलमेंट। ठीक है, हाँ जी बच्चे। नेक्स्ट, सेकेंड सिस्टम जो था, दैट सिस्टम वाज महलवाड़ी सिस्टम।
महलवाड़ी, महलवाड़ी में बच्चे मैंने आपको पहले ही बताया कि महल का मतलब क्या होता है, महल मतलब विलेज, और ग्रुप ऑफ विलेज। और ये जो मतलब मेन सिस्टम जो था वो कौन से, सभी पूरी कंट्री में नहीं हुआ, ये मेन जो है वो सिस्टम कहाँ पे लॉन्च किया गया, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ बंगाल। ये बंगाल के नॉर्थ वेस्टर्न एरियाज जो है वहां पे लॉन्च किया गया। इसके लिए मेन इंपॉर्टेंट ब्रिटिश ऑफिसर जिनका नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका नाम जो है क्या था, हॉल्ट मैकेंजी। हॉल्ट मैकेंजी जो थे उन्होंने ये सिस्टम जो है उसको इंट्रोड्यूस किया था। और ईयर कौन सा, 1822, ये इंपॉर्टेंट ईयर याद रखना आपने। हॉल्ट मैकेंजी इन ईयर 1822 ही स्टार्टेड महलवाड़ी सिस्टम। एंड महल का मतलब क्या होता है, विलेज और ग्रुप ऑफ विलेज। इन विच एरियाज, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ बंगाल एरियाज, यानी कि पूरी कंट्री में नहीं बल्कि बंगाल के सिर्फ नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में ये जो सिस्टम जो है दैट वाज स्टार्टेड। अब इस सिस्टम के पीछे उनका लॉजिक क्या था, इन्होंने कहा कि विलेज इज अ बेसिक यूनिट। विलेज जो है वो एक बेसिक यूनिट होता है और हर विलेज की एग्रीकल्चर दूसरे विलेज से डिफरेंट होती है। हर विलेज का जो एरिया है वो दूसरे विलेज से डिफरेंट होता है। परमानेंट सेटलमेंट में सभी विलेजेस को एक जैसा रेवेन्यू दिया जाता था, लेकिन महलवाड़ी सिस्टम में विलेज टू विलेज रेवेन्यू कैन बी चेंज। किसी विलेज में हो सकता है कि वहां पे लैंड बहुत फर्टाइल है तो उस विलेज का रेंट हाई होता था। किसी विलेज में मे बी अगर लैंड फर्टाइल नहीं थी तो उस विलेज का रेंट कम भी हो सकता था। समझ आए, इसको कहते हैं महलवाड़ी सिस्टम। महलवाड़ी का सिस्टम का मतलब क्या होता है, विलेज को एक बेसिक यूनिट बनाया गया। आपने ये बताना है दैट अकॉर्डिंग टू हॉल्ट मैकेंजी विलेज वाज कंसिडर्ड अ बेसिक यूनिट इन द इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी में इसको बेसिक यूनिट माना गया है। अंडर दिस सिस्टम उन्होंने ये कहा कि इस सिस्टम के अंडर लैंड को प्रॉपर जो है उसका सर्वे करवाया जाए। और उन्होंने क्या किया, प्रॉपर जो है वो सर्वे करवाया गया, लैंड सर्वे किया गया। सभी विलेजेस को प्रॉपर जो है उनकी सॉइल, उनका एग्रीकल्चर, उनकी क्रॉप्स, किस पर्टिकुलर एरिया में कौन सी क्रॉप्स जो है वो ग्रो होती है, उनका प्रॉपर सर्वे किया गया। और इस तरह से सर्वे करने के बाद जो कलेक्टर्स, कलेक्टर कौन होते हैं, जो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, उन्होंने हर विलेज का जो रेंट था अलग अलग जो है वो बनाया। यानी कि पूरा रेवेन्यू, पूरा जो रेवेन्यू है वो फिक्स नहीं किया गया, विलेज टू विलेज रेवेन्यू को चेंज किया गया अकॉर्डिंग टू द फर्टिलिटी, अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ सॉइल। इससे क्या हुआ, हर विलेज में, यानी कि जिस विलेज की लैंड फर्टाइल ज्यादा थी, जहाँ पे प्रोडक्शन ज्यादा होती थी, उन एरियाज का रेंट हाई किया गया। जिन एरियाज में लैंड फर्टाइल नहीं थी और जिन फार्मर्स की क्रॉप्स जो थी वो अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ सोसाइटी नहीं थी, सपोज अगर ऐसी क्रॉप्स वो ग्रो करते थे जिनसे ज्यादा बेनिफिट नहीं होता, ठीक है, तो उनका रेंट कम होता था डिपेंडिंग अपॉन द नेचर एंड कंडीशन ऑफ सॉइल। इसके लिए उन्होंने क्या किया, कलेक्टर जो थे वो लैंड की प्रॉपर इंस्पेक्शन करने आते थे। 3 मंथ्स के बाद, 4 मंथ्स के बाद प्रॉपर जो है वो लैंड की इंस्पेक्शन की जाती थी, फील्ड्स को प्रॉपर मेजर किया जाता था, ठीक है। और उसके बाद प्रॉपर कैलकुलेट करते थे रेवेन्यू कि उस पर्टिकुलर विलेज जो है, ठीक है, उसकी जो सॉइल है उसकी नेचर कैसे, उसके अकॉर्डिंग जो है वो रेवेन्यू जो है वो डिसाइड किया जाता था। इसका मतलब क्या है कि महलवाड़ी, आपने ये मेन याद रखना है कि महलवाड़ी सिस्टम जो था इसमें जो रेंट था उसको रिवाइज किया जाता था। इट वाज नॉट फिक्स्ड, इट वाज रिवाइज्ड। आपने इसमें मेन ये याद रखना है कि इसको प्रॉपर रिवाइज किया जाता था, ठीक है।
रिवाइज पीरियोडिकली, पीरियोडिकली का मतलब क्या होता है 6 मंथ्स के बाद, क्रॉप प्रोडक्शन को 6 मंथ्स लगते तो 6 मंथ्स के बाद इसको रिवाइज करते, लेकिन परमानेंट सेटलमेंट में उसको रिवाइज नहीं करते, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि महलवाड़ी सिस्टम में रेंट या रेवेन्यू जो था वो इंस्पेक्शन के बाद या प्रॉपर सर्वे के बाद उसको रिवाइज किया जाता, 6 मंथ्स के बाद रेवेन्यू चेंज भी हो सकता था। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब उस विलेज से टैक्स कलेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दे दी गई, विलेज हेडमैन। हर विलेज का एक हेडमैन बना दिया गया, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी, अपने अंडर आने वाले विलेज का पूरा रेवेन्यू कलेक्ट करके किसको देना, कंपनी। सो दिस सिस्टम वाज नोन एज महलवाड़ी सिस्टम। फिर से आपने इसमें क्या याद रखना है, महलवाड़ी, सबसे पहले मीनिंग बताओगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ महल, महल का मतलब क्या होता है, विलेज और ग्रुप ऑफ विलेज। दिस सिस्टम वाज स्टार्टेड बाय, इनिशिएटेड बाय हॉल्ट मैकेंजी इन 1822, व्हिच एरियाज, नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ बंगाल। फिर आपने बताना है अकॉर्डिंग टू हॉल्ट मैकेंजी विलेज वाज कंसीडर्ड अ बेसिक यूनिट, लैंड वाज प्रॉपर्ली सर्वेड एंड इंस्पेक्शन, जो प्रॉपर इसकी इंस्पेक्शन होती थी, रेवेन्यू वाज रिवाइज पीरियोडिकली, उसको पीरियोडिकली रिवाइज किया जाता था, इट वाज नॉट फिक्स लाइक परमानेंट, दिस वाज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन परमानेंट एंड महलवाड़ी सिस्टम। एंड हु वाज गिवन द रिस्पांसिबिलिटी टू कलेक्ट द रेंट, दैट वाज विलेज हेडमैन। परमानेंट सेटलमेंट में कौन था, जमींदार, रिच पर्सन, लेकिन इसमें कौन थे, विलेज हेडमैन, जो उस विलेज के मुखिया या उस विलेज के सरपंच या उस विलेज के हेड होते। और इस तरह से विलेज आफ्टर विलेज जो था वो हर वेरी करता था रेंट, हर विलेज का रेंट जो था, रेवेन्यू कलेक्शन, टोटल रेवेन्यू कलेक्शन अलग होती। तो दिस वाज द, यू कैन से, मेन इंपॉर्टेंस ऑफ महलवाड़ी सिस्टम। क्लियर?